नमस्कार, ये बीए भाग द्वितीय इतिहास की कक्षा है। हम मुग़लों की बात कर रहे थे। जब हमने औरंगज़ेब की बात करी थी तब हमने बात की थी कि औरंगज़ेब की जो धार्मिक नीति थी, उसकी जो राजपूत नीति थी, उसकी दक्षिण नीति थी, इस कारण से मुग़ल साम्राज्य पर बहुत आर्थिक भार पड़ा। उसकी नीतियों के कारण राजपूत, जो कि हमेशा से मुग़ल साम्राज्य का आधार स्तंभ रहे थे, मतलब बहुत लंबे टाइम से उसके पूर्वजों को राजपूतों ने बहुत सहयोग दिया था, वे भी अब इसके खिलाफ़ हो जाते हैं, इसके विरोध में आ जाते हैं। मराठा इस समय अपना सर उठा लेते हैं और औरंगज़ेब के पतन के बाद तो उनका हौसला बढ़ता ही जाता है, उनका साम्राज्य, उनकी शक्ति बढ़ती जाती है और उत्तर भारत में भी वे अपनी पहुंच जमा लेते हैं। तो औरंगज़ेब को भी इस बात के लिए काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार माना जाता है। मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगज़ेब को भी काफ़ी हद तक, काफ़ी दर्जे तक ज़िम्मेदार माना जाता है। औरंगज़ेब के बाद कौन से मुग़ल सम्राट हुए, उनकी बात कर लेते हैं। इन्हें उत्तर मुग़लकालीन सम्राट या लेटर मुग़ल्स, उत्तर मुग़लकालीन सम्राट कहा जाता है। इनकी बात कर लेते हैं। बहादुर शाह। औरंगज़ेब की जब मृत्यु हुई, उसके 3 पुत्र थे उस समय जीवित, मुअज़्ज़म, आज़म और कामबख्श। इसमें से इनके बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है और इस उत्तराधिकार के युद्ध में मुअज़्ज़म जीतता है। मुअज़्ज़म बहादुर शाह के नाम से हिंदुस्तान का सम्राट बनता है। जिस समय वह सम्राट बना उस समय उसकी उम्र थी 63 वर्ष। इसके बाद जहांदार शाह सम्राट बनता है। बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात उसके 4 पुत्र जहांदार शाह, अज़ीम उश शान, रफ़ी उश शान और जहाँ शाह में गद्दी के लिए युद्ध होता है, जिसमें अंत में जहांदार शाह ज़ुल्फ़िकार खां की सहायता से अपने भाइयों को मारकर सम्राट बनता है। तो जहांदार शाह ज़ुल्फ़िकार खां की सहायता से अपने भाइयों को मार देता है और नया शासक बनता है, बादशाह बनता है जहांदार शाह। लेकिन वह केवल 10 महीने ही शासन कर पाता है। वह बहुत ही मूर्ख था, विलासप्रिय था और जब उसकी उम्र 51 वर्ष थी तो एक वैश्या थी लाल कुंवर, वह उसके इशारों पर नाचने लग गया। उसने उस वैश्या लाल कुंवर से के सभी संबंधियों को राज दरबार में ऊंचे ऊंचे पद दिए, शासन और सेना की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसी स्थिति में इसका जो एक मृत भाई था अज़ीम उश शान, उसका लड़का जो कि बंगाल का सूबेदार भी था, फर्रुखशियर, वह सिंहासन पर बैठता है। सिंहासन पर बैठने के लिए उसकी मदद करते हैं 2 भाई, जिन्हें हम सैयद भाई या सैयद ब्रदर्स कहते हैं। इनमें से एक था पटना का सहायक सूबेदार सैयद हुसैन अली और उसका बड़ा भाई था इलाहाबाद का सहायक सूबेदार सैयद हसन अली, जो कि बाद में अब्दुल्ला खां कहलाया। इनकी सहायता से यानी कि सैयद भाइयों की सहायता से जनवरी 1713 में जहांदार शाह को फर्रुखशियर युद्ध में हरा देता है और फर्रुखशियर हिंदुस्तान का सम्राट बन जाता है। जो ये बड़ा भाई था अब्दुल्ला खां, इसको वह वज़ीर बना देता है और हुसैन अली खां को मीर बख्शी मतलब सेना का अध्यक्ष, पूरे सैनिक डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट का अध्यक्ष, और बाद में दक्षिण के सूबेदार के पद पर भी नियुक्त करता है। सैयद भाई जो इस प्रकार इनको जो अभूतपूर्व प्रगति मिली, इसके कारण दूसरे अमीर षड्यंत्र करने लगते हैं। फर्रुखशियर में इतनी क्षमता नहीं थी कि वे दूसरों षड्यंत्रकारियों को चुप करवा पाता, अपनी प्रतिष्ठा वह नहीं बना पाता है और साम्राज्य का विघटन नहीं रोक पाता। इसलिए फर्रुखशियर के समय से ही इस तरह के सम्राटों को, जो कि अमीरों के, सरदारों के इशारों पर नाचते हो, उन्हें पपिट यानी कठपुतली, तो उनके हाथों में कठपुतली हो गए। इसलिए ऐसे सम्राटों को कहा गया गुड़िया सम्राट या फिर पपिट हेड्स कहा जाने लगा। पपिट एम्परर, पपिट हेड इन्हें कहा जाने लगा।
हिंदी में कहेंगे गुड़िया सम्राट। इस समय से गुड़िया सम्राटों की परंपरा चल पड़ी और अमीरों की दलबंदियां होने लग गईं। स्थानीय हाकिम थे वो विद्रोह करने लग गए और इसके कारण केंद्रीय शक्ति थी जो वो दुर्बल होने लग गई। बाद में फर्रुखशियर को ही सैयद भाइयों के खिलाफ दूसरे सरदार जो थे वो भड़का देते हैं। तब कई बार फर्रुखशियर को उनसे माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। फर्रुखशियर के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी सिख नेता बंदा बहादुर का पकड़ा जाना। 1716 में उसको उसके अनेक साथियों के साथ कत्ल कर दिया गया। अब सैयद भाइयों ने एक के बाद एक 3 शासक बनाए। पहला था रफ़ी-उद-दरजात 1719 में केवल 3 महीने के लिए, दूसरा रफ़ी-उद-दौला जो 3.5 महीने के लिए, और फिर था जहाँशाह का बेटा रोशन अख्तर जिसे मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठाया गया। इसने 1719 से 1748 तक राज किया। मोहम्मद शाह के गद्दी पर बैठने के 1 वर्ष पश्चात ही सैयद भाइयों का पतन हो गया। सैयद भाइयों के आचरण के कारण सरदार उनके विरुद्ध हो गए थे और युद्ध में और बाद में जहर देकर इनमें से एक एक करके इनको मार डाला गया। 1720 में सैयद भाइयों का पतन हो गया। सैयद भाइयों के चरित्र के कारण, इनकी नीतियों के कारण राज्य को बड़ी हानि हुई थी। 8 वर्ष तक सत्ता इनके हाथ में रही थी और बादशाह इनके हाथ के खिलौने बने रहे थे। इसीलिए हमें इन्हें कहा पपिट एम्परर्स, गुड़िया सम्राट। बादशाह के पद और प्रतिष्ठा को भी बहुत अधिक हानि पहुंची थी। सैयद भाइयों के पतन के बाद शासन सत्ता अब अन्य सरदारों के हाथ में चली गई क्योंकि जो केंद्र था वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। इसी कारण अब जो राज्य महत्वपूर्ण राज्य थे वो अलग अलग होने लग गए, वो अपनी स्वतंत्रता घोषित करने लग गए। जैसे 1722 में सादत खां, इसने अवध को अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया। औरंगज़ेब की मृत्यु के समय ही मुर्शिद कुली खां बंगाल और उड़ीसा का नायब नाजिम और दीवान था। फर्रुखशियर ने उसको बंगाल का सूबेदार बना दिया था, फिर उसको उड़ीसा भी दे दिया था। तो उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया। इस तरह से बहुत से स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित हो गए थे और केंद्रीय सत्ता का बहुत अधिक ह्रास हो गया था। बात करते हैं 1739 की, 1739 की। इस समय फ़ारस के सम्राट नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और मुग़ल सम्राट की रही सही प्रतिष्ठा थी वो भी जाती रही। नादिर शाह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सम्राट था, ईरान का शाह था। उसने 1738 में उत्तरी अफ़गानिस्तान में प्रवेश किया और गज़नी और काबुल को जीत लिया। फिर उसने पंजाब पर आक्रमण किया। जब नादिर शाह ने दिल्ली में प्रवेश किया तो मोहम्मद शाह ने उसका स्वागत किया, लेकिन एक अफवाह फैल गई जिसके कारण नादिर शाह के कई सैनिक मारे गए। तब नादिर शाह ने क्रोध में 8 घंटे तक दिल्ली में कत्लेआम किया। वह करीब 2 महीने तक दिल्ली में रहा। उसने मुग़ल सिंहासन पर बैठकर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए। वह यहाँ से कोहिनूर हीरा, शाहजहाँ का तख्ते ताऊस ले गया। जितना धन वो यहाँ से ले गया वह करीब 70 करोड़ मूल्य का था। नादिर शाह के आक्रमण के कारण मुग़ल साम्राज्य के विघटन की गति और तीव्र हो गई। अफ़गानिस्तान और उत्तर पश्चिम के और जो प्रांत थे वो सदा के लिए मुग़ल साम्राज्य के हाथ से निकल गए। केंद्रीय सरकार अस्त व्यस्त हो गई, प्रतिष्ठा उसकी और धूमिल हो गई। दिल्ली तबाह हो गया, असंख्य लोग मारे गए, बहुत सी संपत्ति, कोहिनूर हीरा, शाहजहाँ का तख्ते ताऊस, जवाहरात, हाथी घोड़े, अन्य मूल्यवान वस्तुएं हिंदुस्तान से चली गईं। 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। यह अंतिम मुग़ल सम्राट था जो शाहजहाँ के तख्ते ताऊस पर बैठा और उसके बाद ये तख्ते ताऊस नादिर शाह ले गया।
बात करते हैं मुग़ल साम्राज्य के पतन का क्या कारण था। एक तो बहुत बड़ा कारण तो हम औरंगज़ेब की नीतियों को मानते हैं। फिर बाद में और औरंगज़ेब के बाद तो जितने सम्राट हुए उनमें से कोई भी इतना योग्य नहीं था कि बिखरी हुई व्यवस्था को, बिखरे हुए साम्राज्य को फिर से संभाल पाता। मुग़ल सामंतों का भी नैतिक पतन हो चुका था। मुग़ल सैनिक शक्ति का ह्रास हो चुका था। साम्राज्य दिवालिया हो चुका था। क्योंकि मुग़लों में उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था, इसलिए हर शासक की मृत्यु के बाद या उसके जीवन काल में ही हम देखते हैं कि उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ जाता है। और इस कारण ये गृह युद्ध जो थे ये शक्ति को और क्षीण कर देते थे। इसी समय कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ जैसे मराठे ये अपनी शक्ति बुलंद कर लेते हैं और मुग़ल साम्राज्य को कमज़ोर बनाते हैं। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण रही सही कमी पूरी कर देते हैं। यही कारण है कि इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान मुग़लों से नहीं बल्कि मराठों से छीना था। पानीपत के युद्ध के बाद दिल्ली में कई वर्षों तक कोई मुग़ल बादशाह नहीं रहा। इसके अलावा और भी छोटे मोटे कारण थे। समुद्री सेना की जैसे उपेक्षा करी मुग़लों ने। विदेशियों के नई तकनीक के साथ जब विदेशी आए तो उसका वे सामना नहीं कर सके। योग्य सम्राट नहीं थे, कुशल सामंत नहीं थे। इसके अभाव में मुग़ल साम्राज्य लड़खड़ा गया। और इसी कारण, इन्हीं सब कारणों से मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया।